हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा कॉमर्स जोन। आज हम क्लास 11th अकाउंटेंसी में जर्नल चैप्टर का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, जहाँ पे जर्नल एंट्रीज़ हम करेंगे लेकिन उसमें एडजस्टमेंट एंट्रीज़ भी शामिल होंगी। राइट। हमने अब तक जो अपने पुराने 2 पार्ट्स किए हैं उसमें मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे जर्नल एंट्री के लिए कि हम किस तरीके से उस रूल के हेल्प से जर्नल एंट्री को पास करते हैं। एंड उसके अलावा मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल्स लेके जर्नल एंट्री सिखाई भी थी। आज हम डिस्काउंट एंड रिबेट करेंगे। डिस्काउंट एंड रिबेट डिस्काउंट कितने टाइप के होते हैं, कैसे की जाती है एंड उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या जर्नल एंट्री होती है, वो हम देखना शुरू करते हैं। राइट। सबसे पहले हम जर्नल एंट्री में लेंगे डिस्काउंट एंड रिबेट। डिस्काउंट एंड रिबेट। डिस्काउंट एक ऐसा अलाउंस होता है जो कि दिया जाता है सेलर के द्वारा। ठीक है, ये 3 तरीके से होगा, 3 टाइप्स में होगा। पहला होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा हमारा होगा कैश डिस्काउंट। एंड थर्ड है हमारा रिबेट। मैं आपको बता दूं, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये वो डिस्काउंट होता है जो सेलर के द्वारा अलाउ किया जाता है उस समय जब गुड्स आप परचेज करते हो लार्ज क्वांटिटी में। ठीक है, नॉर्मली ये सेलर के द्वारा तभी अलाउ किया जाता है परचेज़र को, और ये सीधे सीधे सेल प्राइस में से, सेल प्राइस का जो इनवॉइस होता है उससे उसको डिडक्ट किया जाता है। राइट। एंड इसको बुक्स ऑफ अकाउंट में सेपरेटली आप शो नहीं करते हो, सेपरेटली आप इसको रिकॉर्ड नहीं करते हो। मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस था 1,00,000 रुपीज़। जो लिस्ट प्राइस था वो कितना था? वो था 1,00,000 रुपीज़। अब इस पे बोला गया कि आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया 20%, तो 1,00,000 का 20% कितना हुआ? 20,000। तो 20,000 आप सिर्फ उसकी वैल्यू रिड्यूस करोगे ट्रेड डिस्काउंट की, जो आपकी सेल वैल्यू होगी वो सिर्फ 80,000 होगी, और आप जो एंट्री पास करोगे वो 80,000 से आप एंट्री को पास करोगे। और फॉर एग्ज़ाम्पल नेहा ने सुमित को गुड्स बेचे। ठीक है, नेहा ने सुमित को गुड्स बेचे, जो प्राइस था 1,00,000, जिसमें 20% का डिस्काउंट माइनस कर दिया तो 80,000। तो हमारी एंट्री क्या बनी? अगर हम सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री पास करते हैं, नेहा ने गुड्स बेचे सुमित को। नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। कितना? 80,000। कहीं पर भी 1,00,000 नहीं लिया, हमने ट्रेड डिस्काउंट को माइनस किया, माइनस करने के बाद जो उसकी वैल्यू आई वो हमने एंट्री में पास की। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट के एडवांटेजेस क्या होंगे? ये हमारी सेल को इम्प्रूव करती है, क्योंकि जो बायर होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज़ करते हैं तो सेल आपकी एनकरेज होती है। उसके अलावा ये सीधे सीधे जो परचेज़र है उसका जो परचेज़ कॉस्ट है उसको वो रिड्यूस करती है। क्लियर है? यदि कोई रेट में चेंज आता है ट्रेड डिस्काउंट के तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। सेकंड हमारा आता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट भी सेलर के द्वारा ही अलाउ किया जाता है ताकि अर्ली पेमेंट हो सके, अर्ली पेमेंट को एनकरेज करके। मैं आपको डिटेल में बताती हूँ ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। मैंने कहा पहले कि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो ट्रेड डिस्काउंट जब आप लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को परचेज करते हो तब वो मिलता है। मान लो मैंने अगर 100 पेन परचेज करे, 100 पेन परचेज किए और हर एक पेन 10 रुपये का है, तो टोटल कितना प्राइस हो गया? प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई? 1,000। 100 पेन 10 रुपीज़ के हिसाब से। अब 2 तरीके से डिस्काउंट हुआ, एक हुआ ट्रेड डिस्काउंट और एक हुआ कैश डिस्काउंट।
अब क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट में आपने 100 पेन परचेज करे हैं और एक पेन 10 रुपये का है, तो टोटल कितना प्राइस हुआ 1000। ट्रेड डिस्काउंट में आपने लार्ज क्वांटिटी में पेन को परचेज़ किया, 100 को परचेज़ किया 10 रुपये के हिसाब से। ट्रेड डिस्काउंट में क्वांटिटी वाइज आपको डिस्काउंट मिलेगा। लेट सपोज कि 100 पेन आपने खरीदे तो, लेकिन भैया आप क्वांटिटी वाइज आप डिस्काउंट दो, क्योंकि मैंने बल्क में ख़रीदा। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है कोई बात नहीं, आप 9 रुपये के हिसाब से 100 पेन ले लीजिए। तो प्राइस कितना आ गया आपका 900। क्लियर हो गया? यानी कि 100 रुपीज़ जो है वो आपका क्या है, डिस्काउंट हो गया, ट्रेड डिस्काउंट। अब अगर आपने कैश डिस्काउंट के बारे में समझना है, तो कैश डिस्काउंट में जैसे कि अब पेमेंट की बारी आई 1000 की, तो अब अर्ली पेमेंट हो जाए जल्दी से, तो उन्होंने क्या किया, कैश पेमेंट जब हो रही थी तो तब उन्होंने कैश डिस्काउंट दे दिया। चलो ठीक है 50 रुपये कम दे देना, 950 रुपीज़, 50 रुपये 60 रुपये कम दे देना। यानी कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो क्वांटिटी वाइज आपको डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि आप बल्क में क्वांटिटी परचेज कर रहे हो, तो यूनिट के हिसाब से आपको डिस्काउंट मिल रहा है, देन आपकी प्राइस का पूरा वैल्यू आ रही है। और कैश डिस्काउंट में क्या होता है कि जब आप कैश की पेमेंट करते हो तो कैश की पेमेंट प्रॉम्प्ट कर रहे हो, अगर अर्ली आप पेमेंट करना चाहते हो तो उसको एनकरेज करता है कैश डिस्काउंट। क्लियर हो गया? तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, इसी को अगर मैं कंटिन्यू करूं, मान लो ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे के बताया, अब मैं जो प्रीवियस एग्जाम्पल था उसी में कंटिन्यू करती हूँ। मेरा जो लिस्ट प्राइस था सबसे पहले वाले एग्जाम्पल में, जो लिस्ट प्राइस था वो कितना था, 1000 था, वो सॉरी 1 लाख था। क्लियर है? उसमें अब मैं बोलती हूँ कि भाई ट्रेड डिस्काउंट मैंने 10% दिया, मैंने ट्रेड डिस्काउंट कितना दिया 10%, तो 10% निकाला तो कितना आया 10,000 आया। तो मेरी अब वैल्यू कितनी हो गई, सेल वैल्यू हो गई 90,000। तो जनरली मैं 90,000 से एंट्री पास करूँगी। ये तो हो गया ट्रेड डिस्काउंट के लिए। अब फर्दर जब 90,000 के पेमेंट की बारी आई तो पेमेंट जल्दी मुझे रिसीव हो जाए, मैंने फर्दर 2% का आपको डिस्काउंट दे दिया, लेकिन वो कैश डिस्काउंट है। तो कैश डिस्काउंट कितना हुआ 1800 हुआ, कि 90,000 और जल्दी मिल जाए उसके लिए 2% का कैश डिस्काउंट भी दे दिया, तो कितना हो गया 1800 हो गया। तो अब वैल्यू कितनी आई है 88,200। क्लियर हो गया? तो कैश डिस्काउंट जब आप अलाउड करते हो तो उस समय ये एक एक्सपेंस होता है बिज़नेस के लिए, और जो बिज़नेस रिसीविंग कर रहा है, जो भी बिज़नेस रिसीव कर रहा है उसके लिए गेन है। तो आप कैश डिस्काउंट की क्या एंट्री करते हो वो भी ज़रा देख लो। ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर ट्रेड डिस्काउंट की बात की जा रही है तो सीधे सीधे आपके लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, ये उसकी वैल्यू होगी। लेकिन अगर फर्दर कैश डिस्काउंट दिया ताकि जल्दी पेमेंट हमें रिसीव हो जाए, उसके लिए फर्दर कैश डिस्काउंट दिया, तो उसमें से कैश डिस्काउंट को और माइनस करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी। क्लियर है? लेकिन जब ट्रेड डिस्काउंट की बात करेंगे तो उसको सेपरेटली शो नहीं करते, तो ट्रेड डिस्काउंट की कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, सिर्फ उसका इफेक्ट जाता है जो कि माइनस करके हम वैल्यू लेते हैं। लेकिन जो कैश डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट में हम उसको ट्रीट करते हैं। ठीक है? पॉसिबिलिटी होती है कैश डिस्काउंट में बैड डेट, जो पॉसिबिलिटी होती है बैड डेट की वो रिड्यूस हो जाती है सेलर के लिए। अर्ली पेमेंट होने से हायर कैश डिस्काउंट भी मिल सकता है, इनकम इंक्रीज हो सकती है। बेटर कैश डिस्काउंट अर्निंग जो है वो इनेबल करती है ताकि आपके गुड्स सोल्ड हो सके लोअर प्राइस पर। ठीक है? जो गुड्स के सेलर ऑफ गुड्स जो होते हैं, सेलर ऑफ गुड्स रियलाइजेज द सेल्स अमाउंट प्रॉम्प्टली। ठीक है? तुरंत ही हो जाता है। अगर हमें कैश रिसीव्ड होता है तो हम क्या एंट्री करेंगे, और अगर कैश डिस्काउंट अलाउड होता है तो क्या एंट्री करते हैं, उसकी एंट्री भी एक बार देख लीजिए। व्हेन कैश डिस्काउंट इज रिसीव्ड, अगर कैश डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है तो क्या एंट्री होगी। सबसे पहले लिखेंगे क्रेडिटर, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, जितना पेमेंट किया टू कैश या बैंक अकाउंट, एंड उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड को आपने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहीं पर अगर कैश डिस्काउंट अलाउड हो रहा हो तो क्या करेंगे, कैश डिस्काउंट अलाउड, अगर कैश डिस्काउंट को अलाउड किया जा रहा है तो क्या एंट्री होगी,
कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। आपने अमाउंट रिसीव किया, डिस्काउंट अलाउ किया, तो डिस्काउंट अलाउड आपका क्या होगा, डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। कैश डिस्काउंट में आपकी एंट्री होगी और आपने इस तरीके से करना है। भाई कैश डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है, आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, आपने परचेज़ किया होगा, आपको पेमेंट करना होगा, आप क्राइटर्स को पेमेंट करोगे, आपके पास से पैसा जाएगा और डिस्काउंट रिसीव्ड, आपको प्रॉफिट हुआ, इनकम हुआ आपको। कैश डिस्काउंट अलाउड में क्या हुआ कि आपको सामने वाले ने पेमेंट दी, आपने कुछ डिस्काउंट दिया, खर्चा है, आपने डेबिट किया टू डेटर्स। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से जो है आपका डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाता है दोनों ही बुक्स ऑफ पार्टीज़ में। कैश अलाउड को डेबिट किया जाता है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट से, क्योंकि जो पार्टी है वो अमाउंट रिसीव कर रही है, और कैश डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट किया जाता है क्योंकि जो पार्टी है वो पेमेंट कर रही है। डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड ये रिलेटेड है पेमेंट से रिलेटेड, इसीलिए इनको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है पेमेंट और रिसिट ऑफ अमाउंट, चाहे वो कैश में हो। अगर कैश में तो कैश लिखेंगे, चेक के थ्रू है तो बैंक में लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब बचता है हमारे पास रिबेट। रिबेट क्या है, रिबेट एक ऑल्सो रिबेट भी डिस्काउंट है जो सेलर के द्वारा अलाउ किया जाता है, बट फॉर द रीज़न अदर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट आर अलाउड। लेकिन अदर देन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिबेट में बी अलाउड फॉर पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, ओके। रिबेट में बी अलाउड फॉर गुड्स सोल्ड बीइंग नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशन, जो कहा गया है उसके अकॉर्डिंग नहीं है तब रिबेट मिल सकता है, या पुअर क्वालिटी का गुड है तो आपको रिबेट मिल सकता है। तो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, एंड इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट एज अ ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड ओनली हायर वॉल्यूम ऑफ गुड्स परचेज्ड बाय द परचेजर। मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो अलाउ किया जाता है जब हायर वॉल्यूम गुड्स परचेज की जाती है परचेजर के द्वारा। लेकिन यहाँ पर जो रिबेट अलाउ किया जाता है वो इस रीज़न से किया जाता है अदर देन हायर वॉल्यूम ऑफ गुड्स परचेज्ड। पॉइंट क्लियर हो गया होगा आई होप कि कैश डिस्काउंट में किस तरीके से हमें एंट्री पास करनी है, ट्रेड डिस्काउंट में उसका इफेक्ट कैसे दिखाना है, और रिबेट का क्या मतलब होता है। अगर रिबेट अलाउड करेंगे तो रिबेट अलाउड अगर हो रहा है तो रिबेट अलाउड को डेबिट करेंगे, और अगर रिबेट रिसीव कर रहे हैं तो रिबेट को आप रिसीव्ड को क्रेडिट करेंगे, सिंपल, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। कुछ हमारी स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस भी हैं, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस भी मैं आपको बता देती हूँ। स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन में जैसे कि बैड डेट। बैड डेट वो अमाउंट होता है जब हम क्रेडिट सेल करते हैं और हमें या तो रिकवर नहीं हो रहा है या पार्शली रिकवर नहीं हो रहा है, तो उस केस में वो अमाउंट हमें रिसीव्ड नहीं होता, जिसके लिए हम उसको बैड डेट का नाम देते हैं और बैड डेट से उसकी एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं। ये बिजनेस के लिए लॉस होता है, इसीलिए इसको डेबिट किया जाता है और डेटर का पर्सनल अकाउंट क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। तो इसकी क्या जर्नल एंट्री होगी एक बार देख लीजिएगा। आई होप आपको बैड डेट समझ में आ गया होगा। बैड डेट क्या होता है, बैड डेट लॉस होता है बिजनेस के लिए। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तब जब व्हेन टोटल ड्यू अमाउंट इज़ नॉट रिकवरेबल, जितना भी हमने डेटर से पैसा लेना था वो हमें रिकवर ही नहीं हुआ, तो हमारी एंट्री क्या होगी, बैड डेट अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ये एंट्री हम कब करते हैं, ये एंट्री हम तब करते हैं जब हमें अमाउंट क्या हो रहा है, हमें अमाउंट रिसीव्ड ही नहीं हो रहा है। इज़ इट क्लियर। व्हेन ड्यू अमाउंट इज़ नॉट रिकवरेबल, जब हमारा अमाउंट क्या हो रहा है, अमाउंट इज़ नॉट रिकवरेबल, अमाउंट इज़ नॉट रिकवरेबल, आपका अमाउंट रिसीव नहीं हो रहा है तो बैड डेट हो गया, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। और अगर आपको कुछ पार्ट रिसीव हो गया है और बाकी रिसीव नहीं हुआ तो क्या एंट्री करेंगे, जितना अगर पार्ट ऑफ द डेट इज़ रिकवर्ड, पार्ट ऑफ द डेट इज़ रिकवर्ड, यानी कि जो पार्ट है ना वो ही रिकवर्ड हुआ है, सारा रिकवर्ड नहीं हुआ, तो उस केस में आप क्या करोगे, जो अमाउंट आपको रिसीव्ड हो गया तो उसमें तो आप कैश या बैंक को डेबिट कर देंगे, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, और जो नहीं हुआ वो बैड डेट हो गया, तो बैड डेट को आप क्या करोगे, अगेन डेबिट करोगे।
बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तो ये एंट्री जो है ये आपको करनी है। क्लियर हो गया। अगर पार्ट होगा तो आप क्या करोगे, पार्ट में जितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ कैश या बैंक को आप डेबिट करोगे, और जितना नहीं हुआ रिसीव वो बैड डेट को आप डेबिट करोगे एंड टू डेटर्स अकाउंट। तो इस तरीके से आप बैड डेट की एंट्री कर लेते हैं। क्लियर है। अच्छा, अब क्या होता है, कई बार डेटर जिसके अकाउंट को हमने ऑलरेडी राइट ऑफ कर दिया जाता है, कर देते हैं एज अ बैड डेट, बाद में क्या होता है, या तो उसका अमाउंट रिकवर्ड हो जाता है या पार्टली उसका अमाउंट रिकवर्ड हो जाता है, दोनों तरीके से। ठीक है ना। बैड डेट तो हमें समझ में आ गया कि बैड डेट क्या है, बिजनेस के लिए लॉस है, हमने डेटर से पैसे लेने थे, उसने पैसे नहीं दिए, डूब गए, तो वो बैड डेट हो गया। अमाउंट रिकवर्ड नहीं होता, लॉस है, डेबिट कर देंगे और डेटर को क्रेडिट कर देंगे। लेकिन जब उसमें से कुछ पार्ट रिसीव हो जाता है, जितना पार्ट रिसीव हुआ उसको डेबिट किया, जितना नहीं हुआ उसको डेबिट किया, टू डेटर्स कर दिया। कई बार क्या होता है कि हमारा जो बैड डेट है, जब हमने उसको ऑलरेडी राइट ऑफ कर दिया कि हाँ भाई अब नहीं अमाउंट रिसीव होगा, बाद में या तो अमाउंट रिसीव्ड हो जाता है पार्टली या फुली, तो जो अमाउंट रिसीव्ड होता है वो बिजनेस के लिए गेन होता है, क्योंकि डेटर्स अकाउंट अर्लियर राइट ऑफ कर दिए गए थे, उस समय वो लॉस था, अब वो मिल गया तो हमारे लिए गेन हो जाएगा। तो बैड डेट के अगेंस्ट जो अमाउंट रिसीव्ड होता है पहले, जो बैड डेट के अगेंस्ट जो अमाउंट हमें रिसीव्ड होता है जिसको हमने पहले राइट ऑफ कर दिया था, अब हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए हमें उस अमाउंट को किस अकाउंट में क्रेडिट करना होता है, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट में क्रेडिट करना होता है, ना कि डेटर के पर्सनल अकाउंट में। तो हमारी क्या एंट्री बनेगी बैड डेट रिकवर्ड के लिए, वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा। हमारी एंट्री बनेगी बैड डेट रिकवर्ड की, बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड की हमारी एंट्री बनेगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है। बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट शो किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये क्या है, क्या है ये बेटा, ये गेन है, तो इसको क्या करेंगे, इसको रिकवर्ड करेंगे क्रेडिट साइड में। क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमें कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज भी सीखनी है। पहले मैं आपको सारी एंट्रीज समझा देती हूँ, फिर उसके बाद जो भी हमने आज कॉन्सेप्ट किया तो उसकी जो नेक्स्ट पार्ट होगी हमारी, उसमें या अगर इसमें भी मैं कुछ आपको एंट्रीज करा दूंगी, नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको वो एंट्रीज बता दूंगी। क्लियर है। अभी सिर्फ मैं आपको समझा देती हूँ कि जितनी भी एडजस्टमेंट एंट्रीज़ हैं वो किस तरीके से होंगी। ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्रीज़ के अलावा और कौन कौन सी फर्दर पॉइंट्स हैं जिस पर क्या एंट्री बनेगी वो भी देख लेते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट, यदि गुड्स चैरिटी के तौर पर दिए जाते हैं या गुड्स डोनेट किए जाते हैं तो उस केस में हमारी क्या एंट्री बनती है। क्लियर हो गया। गुड्स गिवन एज चैरिटी, ये सी है, गुड्स गिवन एज चैरिटी या डोनेट आपने डोनेट कर दी। अगर गुड्स आपने एज अ चैरिटी दी हैं या आपने डोनेट किए हैं, इसमें सीधे सीधे जो आपकी परचेज़ का अमाउंट होता है वो रिड्यूस होता है। ठीक है। तो रिड्यूस होता है किससे, विद द परचेज कॉस्ट ऑफ द गुड्स गिवन एज अ चैरिटी और अ डोनेशन। तो जो परचेज रिड्यूस होता है, क्यों, क्योंकि वो सोल्ड नहीं किया गया है गुड्स, इसलिए। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, आपकी एंट्री बनेगी चैरिटी अकाउंट डेबिट और डोनेशन अकाउंट डेबिट। जो भी क्वेश्चन में आपको गिवन हो, चैरिटी अकाउंट डेबिट, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, आपकी ये जर्नल एंट्री उसमें बनेगी। ठीक है। कितने से, जो भी आपकी परचेज कॉस्ट है उतने से। जैसे गुड्स चैरिटी या डोनेशन में दिए जाते हैं, ऐसे ही गुड्स कई बार सैंपल के तौर पे भी दिए जाते हैं। गुड्स गिवन एज सैंपल, अगर गुड्स सैंपल के तौर पे दिए जाते हैं तो आप क्या करोगे। अब गुड्स जब आपने सैंपल के तौर पे दिए, इसका मतलब कि आपका मोटिव सेल को एनकरेज करने का है, बट ये सेल नहीं है, ये एक तरह का एडवर्टीजमेंट का पार्ट है, ये एक तरह का सेल प्रमोशन एक्सपेंस है, तो इसीलिए इसको डेबिट किया जाता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के नाम से, या फिर
सेल्स प्रमोशन के नाम से, है ना, या फिर सैम्पल अकाउंट के नाम से, और सीधे सीधे ये क्या होता है, डिडक्ट होता है कहाँ से, फ्रॉम दी परचेजेस। ओके, तो जो भी आप क्रेडिट को फिर उसको क्या करते हो, परचेज करते हो। तो आपकी क्या जर्नल एंट्री बनेगी इसमें, या तो आप लिखोगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, या आप लिखते हो एडवर्टीजमेंट सैम्पल अकाउंट डेबिट, कुछ भी लिख सकते हो आप। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी लिख सकते हो, सैम्पल भी लिख सकते हो, उसको आप डेबिट करोगे एंड उसके बाद आप अगेन क्या कर दोगे, परचेज को क्रेडिट कर दोगे, जैसा कि आपने इससे ऊपर किया था, परचेजेस अकाउंट क्रेडिट। क्लियर हो गया। कई बार हमारा जो स्टॉक होता है लॉस हो जाता है, लॉस होने के कारण बाय फायर लॉस हो सकता है, बाय थेफ्ट लॉस हो सकता है। तो दोनों ही केसेस में आपका स्टॉक अगर लॉस होता है तो ये बिजनेस के लिए लॉस है। तो आप क्या एंट्री पास करोगे वो एक बार देख लो, ठीक है। चलिए, हमारी एंट्री क्या बनेगी, यदि लॉस हो गया, हमारा गुड्स बिजनेस के लिए भी लॉस है, तो क्या जर्नल एंट्री होगी, बेसिक जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी लॉस ऑफ स्टॉक। आपको लॉस हो गया, स्टॉक लॉस हो गया आपका, या तो बाय थेफ्ट, तो आप बाय थेफ्ट लिखोगे, और थेफ्ट की जगह पे अगर फायर होगा तो बाय फायर लिखोगे। जिस भी क्वेश्चन में जो भी कहा जाएगा, यदि आपके स्टॉक में जो लॉस हुआ है वो बाय थेफ्ट हुआ है तो आप बाय थेफ्ट लिखोगे, बाय फायर है तो बाय फायर लिखोगे, और इन दोनों को आप डेबिट कर दोगे। एंड अगेन आप क्या करोगे, इसको परचेज टू परचेज अकाउंट। क्लियर हो गया। जब आपका स्टॉक क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर, बाय थेफ्ट एंड फायर, तो उस केस में आपका कुछ इस तरीके से एंट्री पास होगी। अब जो लॉस बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे क्योंकि लॉस हुआ, ठीक है, हमारा एक्सपेंस बढ़ा, एंड परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये सेल नहीं है। अब जब हमारे गुड्स लॉस में जा रहा है तो कई बार क्या होता है, हम गुड्स को इंश्योर करा लेते हैं, और हम इंश्योरेंस कंपनी से कराते हैं, तो कई बार क्लेम भी हो जाता है उस अमाउंट का जो लॉस हुआ। हमने उस लॉस को जब लॉन्च किया तो हमें इंश्योरेंस क्लेम भी उस अमाउंट का रिसीव्ड होता है। तो बेसिकली जब हम गुड्स को इंश्योर्ड करते हैं तो हमारी क्या एंट्री बनेगी, इन केस ऑफ गुड्स वर इंश्योर्ड। ये कब की बात है, इन केस गुड्स वर इंश्योर्ड, सॉरी, जिस समय आपके गुड्स क्या हो रहे हैं, इंश्योर्ड हो रहे हैं, एंड इंश्योरेंस क्लेम फॉर द अमाउंट ऑफ लॉस इज लॉस्ट। तो उस केस में हमें इंश्योरेंस कंपनी को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। आप इंश्योरेंस कंपनी को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, राइट, और क्रेडिट करेंगे टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट एंड फायर अकाउंट, बाय थेफ्ट एंड फायर अकाउंट। क्योंकि अर्लियर वो लॉस था, आपने लॉस की एंट्री कर दी थी, लेकिन अब इंश्योरेंस कंपनी से आप इंश्योरेंस करा रखा था, तो इंश्योरेंस कंपनी से यदि आपको मिलेगा तो वो लॉस जो है, तो उसकी जब लॉस को जब आप लॉन्च करोगे उस अमाउंट को, तो आपको अपने लॉस को अब क्रेडिट करना पड़ेगा और इंश्योरेंस कंपनी को आपने डेबिट करना पड़ेगा। और जब इंश्योरेंस कंपनी से आपको वो क्लेम रिसीव्ड हो जाएगा, तब इंश्योरेंस कंपनी जो आपने यहाँ पे डेबिट करी है वो इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट हो जाएगी और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है, बात समझ में आ रही है ना बच्चे, कि यदि आपके स्टॉक लॉस में जाता है चाहे थेफ्ट या फायर से, तो उस समय तो आप लॉस जो हुआ आपने उसको एंट्री की डेबिट में, ठीक है, इसलिए क्योंकि वो लॉस हुआ। लेकिन जब उस लॉस को आपने फर्दर लॉन्च किया इंश्योरेंस कंपनी में, तो अब इंश्योरेंस कंपनी आपको अमाउंट देगी, आप क्लेम करोगे जब, तो इसीलिए अब इंश्योरेंस कंपनी को आपने डेबिट कर दिया, और जब इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसा मिला तो अब आप इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट कर देंगे और आपको अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगा, और ये लॉस जो था वो खत्म हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा। तो हमारी क्या एंट्री बनेगी, व्हेन अमाउंट रिसीव्ड, है ना, जब हमें फुल अमाउंट रिसीव्ड हो जाएगा जो हमने क्लेम किया, तो हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। और यहाँ पर हमारी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो क्या हो जाएगी बेटा, वो जो है वो क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसा मिल जाएगा। जो लॉस हमने पास किया था, एंट्री पास की थी, अब उस लॉस की भरपाई हो चुकी है, इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दे दिया है।
मान लीजिए अगर इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट पे द फुल अमाउंट, तो क्या होगा, यहाँ तो हमें मिल गया तो हमने बैंक अकाउंट डेबिट तो इंश्योरेंस कंपनी कर दिया, लेकिन मान लीजिए सारा पैसा नहीं मिला, तो उस केस में क्या करेंगे, तब हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, यानी कि जितना हमको मिल गया, जो अमाउंट क्लेम एडमिटेड हो गया, तो उसको तो हमने अमाउंट रिसीव्ड हो गया, तो जितना हमने क्लेम किया था उसके अगेंस्ट अगर हमें अमाउंट जितना रिसीव्ड हो गया वो तो बैंक में डेबिट हो जाएगा, और जितना हमें लॉस क्लेम नॉट एडमिटेड अभी तक नहीं हुआ तो वो नहीं मिला, तो वो लॉस है, तो उस लॉस को हम डेबिट करेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट एंड फायर, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट एंड फायर अकाउंट डेबिट, क्लियर हो गया, तो हम उसको डेबिट कर देंगे फर्दर टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। इस तरीके से हम लॉस की एंट्री को पास आउट करेंगे। अगर मैं लॉस का थोड़ा सा समराइज्ड फॉर्म बताऊं तो सीधे सीधे हमें क्या करना है, सीधे सीधे अगर कोई स्टॉक लॉस हो जाता है, ये कंपनी के लिए लॉस होता है, बिजनेस के लिए लॉस होता है, तो हम उस लॉस को न डेबिट करते हैं, और क्योंकि ये हमारे लिए किसी तरह का कोई सेल नहीं है तो हम परचेज़ में से उसको रिड्यूस करते हैं, तो परचेज़ हमारा कम हो जाता है। लेकिन अगर हमने इंश्योरेंस करा रखा है तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर, और अगर हमें सारा का सारा अमाउंट रिसीव्ड हो गया तो हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी करते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी से यदि सारा अमाउंट रिसीव्ड नहीं हुआ तो जितना मिला होता है वो बैंक में डेबिट होता है, जितना नहीं मिला होता वो लॉस ऑफ स्टॉक डेबिट करते हैं, बाकी टू इंश्योरेंस कंपनी। ओके, अब हम फर्दर एक और पॉइंट करते हैं आगे। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब होता है जब प्रोप्राइटर विड्रॉल करता है गुड्स को या अमाउंट को अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उस केस में हम क्या एंट्री करते हैं उसको ज़रा नोट डाउन करेंगे। ड्राइंग, ड्राइंग में आपने याद रखना है कि ड्राइंग कैश में भी हो सकता है और ड्राइंग गुड्स में भी हो सकता है, ठीक है। अब ड्राइंग ऑफ कैश है और ड्राइंग ऑफ गुड्स है तो क्या करेंगे, अगर ड्राइंग आपका कैश में, विड्रॉल कैश में किया है तो उसकी एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश विड्रॉल किया है बिजनेसमैन के द्वारा या प्रोपराइटर के द्वारा, जो भी अमाउंट है वो पर्सनल एक्सपेंस है प्रोपराइटर का, ठीक है, तो इसीलिए इसको डेबिट किया जाता है ड्राइंग अकाउंट में, ये बिजनेस के लिए नहीं है, इस वजह से। दूसरा जो ड्राइंग है वो है गुड्स के लिए, जो ड्राइंग है वो किस चीज़ के लिए है, वो गुड्स के लिए, तो आपकी क्या एंट्री होगी, प्रोपराइटर के द्वारा गुड्स ले लिया गया पर्सनल यूज़ के लिए, तो ड्राइंग अकाउंट तो आप डेबिट करोगे ही, लेकिन क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, उसको परचेज्ड कॉस्ट से लेना पड़ेगा, ये सेल नहीं है, तो आपकी एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये हम एंट्री करेंगे। इज़ इट क्लियर। ड्राइंग में हमने अगर कैश किया तो ड्राइंग टू कैश अकाउंट, ड्राइंग में अगर हमने गुड्स किया तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। अब हम फर्दर एंट्री देखते हैं। फर्दर एंट्री क्या होगी, फर्दर एंट्री यदि हमने फिक्स्ड एसेट्स को बेचा या सेल किया, सी परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपने फिक्स्ड एसेट को क्या किया, फिक्स्ड एसेट को आपने परचेज किया या सेल किया, तो उस केस में क्या एंट्री होगी, सी फिक्स्ड एसेट जैसे कि मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, लैंड, बिल्डिंग, है ना, तो आप उनको परचेज कर रहे हो, इसका मतलब आपके बिजनेस की क्या अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है, ये रीसेल पर्पज़ के लिए नहीं है। मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स ये अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाते हैं बिजनेस के लिए, रीसेल के लिए यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो उस केस में जो आपकी एंट्री पास होगी तो आप क्या करोगे, जब आप फिक्स्ड एसेट परचेज कर रहे हो, परचेज में क्या एंट्री होगी और सेल में क्या एंट्री होगी, ये हमें देखनी है कि हमने परचेज़ की तो क्या एंट्री की और हमने सेल की तो क्या एंट्री की, वो ध्यान से देखेंगे। परचेज़ में हमारी जो एंट्री होगी वो क्या होगी, फिक्स्ड एसेट बढ़ेगा, एसेट है डेबिट करेंगे, तो हमारी एंट्री होगी फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, हमने लिखा फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, आपने फिक्स्ड एसेट को डेबिट किया एंड जितना आपने पेमेंट कर दिया इमीडिएटली वो तो टू कैश या बैंक करके क्रेडिट हो जाएगा, और बाकी जो क्रेडिट परचेज है अभी आपने पेमेंट नहीं किया है तो उस पर्टिकुलर सप्लाई को आप क्रेडिट कर देंगे सप्लायर को, तो ये आपकी एंट्री हो जाएगी। लेकिन यहीं अगर आप फिक्स्ड एसेट को बेच रहे हो
तो जब आपने गुड्स को बेचा इमीडिएटली आपको जो अमाउंट रिसीव्ड हुआ तो आप यहाँ पर कैश या बैंक को तो करेंगे डेबिट, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट आपने किया। उसके अलावा वो गुड्स जो क्रेडिट पर सोल्ड हुए हैं, है ना, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप डेबिट करोगे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो आप उस परचेज़र अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो आप उस पर्टिकुलर परचेज़र्स अकाउंट को क्या करोगे, उसको आप डेबिट करोगे। आपने उसको डेबिट कर दिया और मान लीजिए जब आपने गुड्स को बेचा अगर लॉस हो गया तो लॉस भी डेबिट होता है, तो आप क्या करोगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब इसमें आप कौन सी वैल्यू लिखोगे, इसमें तो आप वैल्यू लिखोगे जो डिफरेंस होगा आपका बुक वैल्यू और सेल वैल्यू, कि बुक वैल्यू क्या थी और आपने कितने में बेची। यदि आपने कम में बेची तो आपका लॉस हो गया, लॉस आपने डेबिट करना है, इसीलिए आपने लॉस को डेबिट कर दिया गुड्स को बेचते समय। एंड डेफिनेटली फिक्स एसेट्स जा रहे, क्रेडिट होगा वो, तो आप फिक्स एसेट को क्या कर दोगे, फिक्स एसेट्स को आप क्रेडिट कर दोगे। अब मान लो लेट्स सपोज कि जब आपने गुड्स को बेचा अगर लॉस नहीं होता तो गेन होगा, प्रॉफिट होगा, तो इसका मतलब अगेन आपने पहले जो लॉस निकाला बुक वैल्यू में से सेल वैल्यू को माइनस किया, जब आप गेन निकालोगे तो सेल वैल्यू में से बुक वैल्यू को माइनस करोगे, तो दोनों अकाउंट में से कोई भी चीज़ आएगी आपकी, ठीक है ना। चाहे अगर लॉस हुआ तो लॉस को डेबिट कर देना, अगर लॉस नहीं होता है गेन होता है तो गेन को आप क्रेडिट कर देना। तो आप लिख देना टू गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। इस तरीके से हम कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे, जैसे कि कई बार हम मशीनरी वगैरह को इंस्टॉल्ड करते हैं या बिल्डिंग वगैरह को कंस्ट्रक्ट करते हैं, उस पर जो खर्चा होता है वो क्या है, राइट, उसका किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा देखना है आपको। एक्सपेंडिचर, जस्ट अ मिनट, हाँ, एक्सपेंडिचर on installation, expenditure on installation of machinery and on construction of building। आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की, आपने मशीनरी इंस्टॉल्ड की, यदि उस पर खर्चा होता है तो आप क्या करते हो, आपने जो भी खर्चा किया, यानी कि आपने अपनी एसेट को बनाने के लिए खर्चा किया, एसेट को यूज़ करने के लिए खर्चा किया, इस तरह का जो खर्चा होता है वो कौन सा खर्चा होता है, इस तरह के खर्चे को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। कौन सा एक्सपेंडिचर कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं इस तरह के खर्चे को। ये एक्सपेंस सच एज कैरेज, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, फ्रेट, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन, इस तरह के नाम से आता है। ये नेसेसरी एक्सपेंसेस होते हैं जो हम यूज़ करते हैं अपनी एसेट को रेडी फॉर यूज़ के लिए, इसीलिए इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। इस वजह से वो कैपिटलाइज नेचर का होता है, वो वैल्यू जो होती है उस पर्टिकुलर एसेट में ऐड हो जाती है। इसीलिए अगर मशीनरी को इंस्टॉल्ड कर रहे हैं तो इस खर्चे को मशीन की वैल्यू में ऐड करते हैं, इसीलिए इसमें मशीनरी अकाउंट को डेबिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग सच एज परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड पेमेंट ऑफ वेजेस आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आप बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे उस चीज़ के लिए। और जब हम जर्नल एंट्री को करेंगे ना, तो जर्नल एंट्री में आपको इजीली समझ में आएगा कि हमें किस तरीके से इसको करा है। क्लियर हो गया। चलिए, अब कई बार मिसलीनियस एक्सपेंसेस भी आते हैं। मिसलीनियस एक्सपेंसेस को हम सन्ड्री एक्सपेंसेस के नाम से भी जानते हैं। तो ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो पेटी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि मिसलीनियस एक्सपेंसेस के जो मैं एग्जांपल्स हैं, जैसे रिफ़्रेशमेंट हो गया, रिफ़्रेशमेंट, राइट, रिफ़्रेशमेंट हो गया, या फिर पोस्टेज हो गया। रिफ़्रेशमेंट के बाद क्या हो गया, पोस्टेज हो गया। पोस्टेज के अलावा कन्वेंस हो गया। इस तरह के जो मिसलीनियस एक्सपेंसेस होते हैं ये हमारे बिजनेस में इनकर्ड होते हैं। ये एक्सपेंसेस बहुत स्मॉल अमाउंट के होते हैं, ये कोई मटेरियलिस्टिक इन नेचर नहीं होते हैं, इसलिए इन एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड किया जाता है सन्ड्री एक्सपेंसेस के नाम से या मिसलीनियस एक्सपेंसेस के नाम से। तो इनकी क्या एंट्री बनेगी, इनकी एंट्री बनेगी मिसलीनियस, MISCELLANEOUS, मिसलीनियस और सन्ड्री एक्सपेंसेस, मिसलीनियस और सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यदि इस तरह के कोई खर्चे हैं तो आप उनको सीधे सीधे क्या कर देंगे, सन्ड्री एक्सपेंसेस में या फिर मिसलीनियस एक्सपेंसेस में आप उनको डेबिट कर देंगे। क्लियर है।
अब हमें कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज़ भी करनी है, तो एडजस्टमेंट एंट्रीज़ भी देख लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि एडजस्टमेंट एंट्रीज़ के बाद जो क्वेश्चंस हैं वो मुझे आपको नेक्स्ट पार्ट में कराने पड़ेंगे। इसके जो जर्नल एंट्रीज़ हैं, मैं आपको एडजस्टमेंट एंट्रीज़ जो है वो आपको समझा देती हूँ कि एडजस्टमेंट एंट्रीज़ में किस तरीके से हमें एंट्री को पास करना है। एडजस्टमेंट एंट्रीज़ में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होता है? ये वो स्टॉक होता है जो अनसोल्ड है, ठीक है। जिस समय हम अकाउंटिंग पीरियड में उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय वो स्टॉक अनसोल्ड स्टॉक होता है, उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। और ये कब वैल्यूड होता है? जब भी उसकी एनआरवी यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो उसकी मार्केट वैल्यू है या जो उसकी कॉस्ट है, जो भी उनमें से कम होगी, हम वो रिकॉर्ड करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक की क्या एंट्री होगी? एडजस्टमेंट एंट्रीज़ में ही मैं आपको बता रही हूँ। एडजस्टमेंट एंट्रीज़, एडजस्टमेंट एंट्रीज़ में जो हमारा सबसे पहले वाला पॉइंट आया वो आया आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक की हमारी क्या एंट्री होगी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। हमने ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करना है। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, इसको अच्छे से याद कर लेना है बेटे। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। जनरली यूजुअली जो वैल्यू होती है ये एक तरह की एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जो ट्रायल बैलेंस में गिवन होती है आपको, ठीक है। ट्रायल बैलेंस के बाहर इवन गिवन होती है, तो आपने उसको करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करने के लिए आपने एंट्री करनी होती है क्लोजिंग स्टॉक की, और आप ट्रेडिंग अकाउंट से इसको करते हो। सेकंड हमारा आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने अब तक पे नहीं किए, हमें पे करने थे। क्लियर हो गया? लेट्स सपोज वेजेस था, वेजेस हमने पिछले 2 महीने से पे नहीं किए, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। एक्सपेंस को हम सभी जानते हैं कि ये मैंने एग्जांपल लेके वेजेस का नाम दिया है। क्वेश्चन में कोई भी चीज़ हो सकती है, रेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है। तो मान लीजिए पिछले 2 महीने से मैंने वेजेस की पेमेंट नहीं की है, तो वेजेस खर्चा है, खर्चे को मैं डेबिट कर दूंगी, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू, और नीचे क्रेडिट में क्या लिखूंगी? आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। क्लियर हो गया? तो ये इसकी जर्नल एंट्री होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट। आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो फर्म के लिए लाइबिलिटी होगी, ये हमारी लाइबिलिटी को क्रेडिट करेगा, इंक्रीज करेगा, इसीलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? अब एडजस्टमेंट एंट्री में फर्दर हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री में जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो क्या है? एडजस्टमेंट एंट्री में जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने एडवांस में ही पे कर दिया, अभी ड्यू नहीं हुए थे, ये वो एक्सपेंसेस हैं। तो ये पेड इन एडवांस हैं, हमने नेक्स्ट ईयर के लिए इसको पे कर दिया, नेक्स्ट ईयर में इसको पे करना था बट हमने करंट ईयर में इसको पे कर दिया, तो ये प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी? इसकी एडजस्टमेंट एंट्री होगी, आप प्रीपेड एक्सपेंस को करेंगे डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू जो भी रेलिवेंट एक्सपेंस है। जैसे पहले मैंने वेजेस ले लिया, आप कोई भी ले सकते हो जो भी क्वेश्चन में होगा। मान लो प्रीमियम है, आपने प्रीमियम पे करना है, आपने नेक्स्ट ईयर का प्रीमियम इसी साल पे कर दिया, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम अकाउंट। और प्रीमियम अकाउंट क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए एसेट है, क्यों? क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रही है इसीलिए हम इसको डेबिट करते हैं। सॉरी, प्रीपेड एक्सपेंस, हाँ प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? हमारे लिए एसेट है, और एसेट जब बढ़ती है तो हम उसको डेबिट करते हैं, इसलिए हमने प्रीपेड एक्सपेंस को डेबिट किया है। फोर्थ एडजस्टमेंट एंट्री है हमारी एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? एक्रूड इनकम को हम बोलते हैं इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। हमने कमा तो लिया लेकिन हमें अभी तक रिसीव्ड नहीं हुई। समझ में आ रहा है? मतलब एक ऐसी इनकम इट हैज़ नॉट बिकम ड्यू इज कॉल्ड एक्रूड इनकम। इज इट क्लियर? अब जो एक्रूड इनकम है वो हम डेबिट करेंगे, और जो पर्टिकुलर इनकम होगी उसको हम क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्रूड इनकम एसेट होती है फर्म के लिए, और एसेट को हम डेबिट करेंगे जब वो बढ़ेगी। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? हमारी एंट्री बनेगी एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू पर्टिकुलर इनकम, जो भी इनकम होगी वो हम क्रेडिट कर देंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद हमारी फर्दर एडजस्टमेंट एंट्री है जिसको हम बोल रहे हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, जिसे हम अनअर्न्ड इनकम भी बोलते हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनअर्न्ड इनकम। ये इनकम वो इनकम है जो अर्न नहीं की गई है, रिसीव्ड हो गई है, ठीक है। अनअर्न्ड इनकम वो जो हमें एडवांस में ही रिसीव्ड हो गई है। हमने गुड्स बेचे या सर्विसेज बेचे, बट अब गुड्स या सर्विसेज जो हैं इज़ येट टू बी मेड, अभी पे करने हैं, लेकिन हमें
मतलब मैं ये कहूँ कि इट इज़ अगेंस्ट विच सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज येट टू बी मेड। तो आपको अगर एडवांस में इनकम रिसीव्ड हो गई है, अब मान लो अगर हमें एडवांस में ही कोई रेंट इनकम है वो रिसीव्ड हो गई है, तो हम क्या एंट्री करेंगे। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, आपने रेंट पर दी साल के 2,40,000 के लिए, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर आपको 3 लाख रुपए आपको रिसीव्ड हो गए, तो 60,000 तो आपको एडवांस में ही रिसीव हो गया। तो आप उसकी फाइनल एडजस्टमेंट एंट्री क्या करोगे। रेंट रिसीव्ड जो आपको हुआ है उसको तो आप करोगे डेबिट, रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। इसको आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि अनअर्न्ड इनकम हमारे फर्म के लिए लाइबिलिटी है, और जब लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। 6th पॉइंट आपका है डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन क्या होता है, डेप्रीशिएशन का मतलब होता है, डेप्रीशिएशन मीन्स रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। आपकी जो फिक्स्ड एसेट्स है उसकी वैल्यू में गिरावट का आना, तो एवरी ईयर एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो इसको हम डेप्रीशिएशन के नाम से जानते हैं। जो भी उस फॉल हुआ वैल्यू में वो डेप्रीशिएशन कहलाता है। तो डेप्रीशिएशन डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे फर्दर, आपके सिलेबस में है। तो हमारी एंट्री क्या होगी, हमारी जो फिक्स एसेट है उसकी वैल्यू कम होगी, तो उस केस में जितनी भी एसेट की वैल्यू कम होगी, एसेट कम होगी तो क्रेडिट करते हैं उसको, और डेप्रीशिएशन क्या करते हैं, डेबिट करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, ये आपकी एंट्री होगी। और फिर उसके बाद आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल होता है हमारा वो अमाउंट जो प्रोपराइटर के द्वारा जब बिजनेस शुरू होता है तो वो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए किया जाता है, द अमाउंट विच इज़ कंट्रीब्यूटेड बाय द बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस। ठीक है, तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, फंड जो इन्वेस्ट किया जाता है प्रोपराइटर के द्वारा बिजनेस में वो कैपिटल कहलाता है। तो उस पर इंटरेस्ट अलाउ किया जाता है ताकि हमें ईयर में करेक्ट डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस पता लग सके, हमें करेक्टली हम डिटरमाइन कर सकें प्रॉफिट और लॉस को। जो प्रॉफिट अलाउ किया जाता है आईओसी, उसकी क्या एंट्री पास की जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस होगा बिजनेस के लिए, इसको डेबिट करेंगे, बस प्रोपराइटर के लिए गेन होगा। ठीक है, तो आप एंट्री करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और आप कैपिटल अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। क्लियर हो गया, सिंपल है, इसमें कोई भी इशू नहीं है आई होप। फिर फर्दर पॉइंट आता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब होता है वो अमाउंट जो प्रोपराइटर के द्वारा बिजनेस से निकाल लिया जाता है पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, अगेंस्ट द प्रॉफिट फॉर द ईयर इज नोन एज ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज किया जाता है ताकि करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन किया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या होगी, इसकी जर्नल एंट्री होगी, कैपिटल से आप ड्राइंग को माइनस करते हो तो कैपिटल अकाउंट को तो आप करोगे डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट किसको करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को, तो आप लिख दोगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। राइट, ये आपकी एंट्री होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल होगी आईओसी के लिए, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आईओडी के लिए होगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। ओके, आई होप आपको सारी एंट्रीज क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको किसी तरह की एंट्री के कॉन्सेप्ट में कि किस तरीके से एंट्री में क्या चीज़ डेबिट या क्रेडिट हुई, अगर कोई डाउट होता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ भेजना, मैं आपको उसको सॉर्ट आउट करूँगी। उसके अलावा जो मेरा फर्दर पार्ट होगा उसमें इन एंट्री से रिलेटेड मैं आपको जर्नल एंट्री बताऊँगी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ से आपको अपडेट मिलती रहे, और प्लीज़ इसको सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच बच्चों।